हेलो एवरीवन, आज का क्लास काफ़ी खास होने वाला है। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, साझेदारी फॉर्म का विघटन। ये चैप्टर क्लास 12 में भी पढ़ना है। ये चैप्टर एज इट इज़ आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल में बीकॉम पार्ट 1 में भी पढ़ना है। फिलहाल क्लास 12 के बच्चे और बीकॉम पार्ट 1 वाले बच्चे दोनों इस चैप्टर को देखिए। इस चैप्टर का आपके एग्ज़ाम में काफ़ी वेटेज है, चाहे वो क्लास 12 की बात करें, चाहे वो आप बीकॉम पार्ट 1 वाले बच्चों के लिए बात करें। बीकॉम पार्ट 1 के लिए जो एग्ज़ाम होती है उसमें एक क्वेश्चन यहाँ से 20 मार्क्स का पूछा जाता है। 20 मार्क्स मात्र इस चैप्टर को पढ़कर आपको आ सकता है। बाकी उन चैप्टरों को मैंने पढ़ा दिया है, पढ़ा रहा हूँ जिन चैप्टरों से निश्चित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप यहाँ से आपकी अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं और ईज़िली आप सारी चीज़ों को समझ सकते हैं और सिर्फ इस चैनल की मदद से आप अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए देर किस बात की, आज की क्लास को शुरू। ये क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपको पढ़ना है। रफली मैंने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर ताकि मैं आपको यहाँ पर समझा सकूँ, कुछ इंडिकेट कर सकूँ। देखिए, साझेदारी फॉर्म का विघटन जब होता है उस समय होता क्या? उस समय ये होता है कि साझेदार अपना हिसाब करेगा। साझेदार क्या करेगा? अपना हिसाब करेगा। ठीक है, साझेदार हिसाब करने का मतलब यह है कि साझेदार का जो कैपिटल अकाउंट में पैसा है वो कैपिटल अकाउंट हिसाब करके उसको हमें वापस करना पड़ेगा। लेकिन एक बात मुझे बताइए कि पार्टनर को अगर हम वापस कर देंगे, साझेदार के मतलब पार्टनरों को अगर हम पैसा वापस कर देंगे, उसका हिसाब क्लियर करके वापस कर देंगे, ठीक है, मेरी बात समझ रहे? अगर उसका हिसाब करके हम वापस कर देंगे तो भाई मेरे जो व्यवसाय के ऊपर कर्ज है, ठीक है, जो व्यवसाय के ऊपर कर्ज है उसका निपटान कैसे होगा? उसको कौन पेमेंट करेगा? ये लोग तो वापस चले जाएंगे। इसलिए क्या करना है कि साझेदार को हम कहेंगे बिल्कुल तुम्हारा हिसाब तो हम करेंगे नहीं भाई, साझेदार का हिसाब बिल्कुल नहीं करना है आपको। ठीक है, अब मैं इंसॉल्वेंसी भी पढ़ाऊँगा, लेकिन कुछ चैप्टर हम डिसोल्यूशन का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसको कवर करेंगे, जो सिंपली है, जो क्लास 12 में भी सेम पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा भी है। अगर ये चैप्टर थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो बीकॉम पार्ट 1 वाले बच्चों के लिए 20 मार्क्स इजीली आपको अचीव हो जाएगा, सिर्फ एक चैप्टर पढ़कर। वो वही चैप्टर है जो आपने पढ़ा है। ठीक है, और आगे जो इंसॉल्वेंसी हम पढ़ेंगे, इंसॉल्वेंसी इसी चैप्टर को डिसोल्यूशन में, तो वो भी इसी टाइप का है। थोड़ा सा बस एक रत्ती भर का फ़र्क है उस चैप्टर में, बस चीज़ें वही रहेगी, हिसाब किताब वही रहेगा, काम वही करने पड़ेंगे। समझ रहे मेरी बात को? तो कहने का मतलब ये है कि अब बात आते हैं अपनी बात पे। मैं कहता हूँ कि पार्टनर को अगर मैं हिसाब करके दे दूँ, ठीक है, तो पार्टनर तो चला जाएगा और फिर वापस नहीं आने वाला है। एक बात मुझे पता है कि अगर बिजनेस में कोई कर्ज है, ठीक है, चूँकि बिजनेस में कर्ज हो ही जाता है, ना चाहते हुए भी रखना भी पड़ता है, कई बार कर्ज है, तो फिर उसका निपटान कैसे होगा भाई? मैं अकाउंटेंट हूँ, मैं अपने घर से दूंगा नहीं, मेरा हिसाब करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, बिजनेस के हिसाब करने की जिम्मेदारी। तो मैं क्या करूँगा कि मैं जो है पहले जो बाहरी कर्जदार हैं उनका हिसाब क्लियर करूँगा। ध्यान से समझना, पहले जो बाहरी कर्जदार हैं मैं उनका हिसाब क्लियर करूँगा। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को? और उसके बाद हम पार्टनर का हिसाब करेंगे। ये जनरली यही होना चाहिए। तो हमको सबसे पहले जो एक्सटर्नल लायबिलिटी है हम उसको हम क्लियर करेंगे, उसके बाद आएंगे हम पार्टनर का हिसाब करेंगे। लेकिन पार्टनर के हिसाब में भी अगर दो तरह के हिसाब बनते हैं, एक तो हो गया पार्टनर का लोन, ठीक है, पार्टनर का लोन, दूसरा हो गया पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बात समझ रहे हैं? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो दोनों में से आपको किसको पहले क्लियर करना है? तो आपको क्लियर करना है पार्टनर्स लोन को। ठीक है, आपको सबसे पहले हिसाब किसका करना है? आपको हिसाब करना है जो एक्सटर्नल लायबिलिटी है, जैसे आपके ऊपर बैंक का कर्जा है बिजनेस के ऊपर, जैसे महाजन का कर्जा है जिसको क्रेडिटर्स कहते हैं, उनका कर्जा आपके ऊपर है। उधार माल लेकर बेच लिए, आप उसको पैसा नहीं लौटाए हैं, आज बिजनेस बंद करके आप जा रहे हैं, विघटन करके जा रहे हैं और उनको पैसा नहीं दीजिएगा, हिसाब तो करना पड़ेगा ना। तो हिसाब पहले हम इसका कर देंगे, उसके बाद हम पैसा हिसाब इसका करेंगे और उसके बाद हम हिसाब करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। एक बात हमेशा समझ लीजिए कि बंटवारा जो होता है, डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, वो सिर्फ प्रॉफिट का होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? सिर्फ प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है।
समझ रहे हैं। और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे वो लायबिलिटी हो, जैसे वो एसेस्ट हो, वो टेक ओवर कर सकता है। कोई पार्टनर अपनी कोई संपत्ति अगर बिजनेस में है तो जिस कीमत में हम बाहर के लोगों को बेचेंगे वो टेक ओवर कर सकता है कि मुझे इस कीमत पे ये संपत्ति मुझे दे दीजिए, हम उसको दे देंगे, लेकिन बंटवारा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, संपत्तियों का बंटवारा नहीं होता है। लेकिन हाँ, संपत्ति और लायबिलिटी से जो प्रॉफिट अर्न होता है, जनरेट होता है, जैसे हम संपत्ति को बेचते हैं, जैसे उसका रिवैल्यूएशन करते हैं, उससे जो हमको प्रॉफिट और लॉस अचीव होता है, डिस्ट्रीब्यूशन उसका हो जाता है। समझ रहे हैं। तो हमको जनरली जो एक बात हमेशा याद रखना है कि जैसे भाई एक पेन और ले लेता हूँ, ठीक, सपोज कर लीजिए कि ये 2 पेन है, ठीक है, 2 पार्टनर है, 2 पार्टनर के बीच में हम ये पेन का बंटवारा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस पेन का बंटवारा देख रहे हो, एक नई है एक पुरानी है। अब मैं किसी को कहूँ कि भाई नई पेन तुम रख लो, पुरानी पेन तुम रख लो, नहीं, ये नाइंसाफ़ी है। लेकिन मैं इन दोनों पेन की कीमत को हम बेच लेंगे। अगर हम ये दोनों पेन बेच लेंगे, जैसे मान लो कि ये 15 में सेल हो जाएगा और ये 5 में, तो 15 5 कितने हो गए, 20 हो गए। तो पैसे का बंटवारा तो हम इजीली कर सकते हैं, लेकिन तो हम 10-10 कर देंगे। मान लो कि इक्वल हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तब हम 10 रुपया उसको दे देंगे, 10 रुपया उसको दे देंगे, अगर 2 पार्टनर हमारे पास है। समझ रहे हैं मेरी बात को। संपत्ति का बंटवारा हम नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हर संपत्ति का हिसाब अलग होता है, हर संपत्ति का रेट अलग होता है, हर संपत्ति का वैल्यू अलग होता है। अब यहीं पर देखिए ना, 3 ये संपत्ति, किसी को मैं कहूँ स्टॉक रख लो, किसी को कहूँ मैं डेब्टर रख लो, किसी को कहूँ मैं फिक्स एसेट रख लो, कैसे संभव है। ठीक है, फिक्स एसेट की कीमत 30,000 है, इसकी कीमत 8500 है, इसकी कीमत 8,000 रुपया, इसका बंटवारा हम कैसे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को। और कोई बंदा अगर संपत्ति ले भी जाए, क्या करेगा वो, ठीक है। हाँ, अगर कोई संपत्ति उसके काम के लायक है तो कोई पार्टनर अपने हिसाब से वो टेक ओवर कर सकता है, वो पैसा वो पेड कर देगा। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात। वो पैसा उससे हम ले लेंगे, लेकिन हिसाब पैसे में कन्वर्ट करके ही करेंगे। तो विघटन हम कैसे करेंगे? विघटन हम करेंगे कि जितनी भी हमारे पास संपत्ति ऐसे हैं जो नन कैश आइटम है, जिससे हम जो कैश में नहीं है, हम उसको क्या करेंगे, सेल आउट कर देंगे। इससे हम वसूली करेंगे, पैसा वसूल करेंगे। ठीक है, चाहे वो सेल करके हो, चाहे वो जैसे भी हो, लेकिन हम इसको पैसा वसूल करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात। इससे क्या करेंगे, हम पैसा वसूल करेंगे और बाकी जो कर्जदार है उसको हम पैसा पे कर देंगे। ठीक है, फिर उससे जो प्रॉफिट आएगी और वो प्रॉफिट जो पहले से भी रखी हुई है वो हम पार्टनर को दे देंगे और पार्टनर का हिसाब कर देंगे। फिर से समझिए क्या करेंगे। जो हमारे पास एसेट है जिससे हमें पैसे वसूल करने हैं, उससे हम पैसा वसूल कर लेंगे। उसके बाद हम पुराने जो बाहरी कर्जदार है उसको पेमेंट कर देंगे। फिर जो पैसा अगर बचता है प्रॉफिट में तो हम वो डिस्ट्रीब्यूट करके पार्टनर को दे देंगे और पार्टनर का हिसाब हम कर देंगे। ये वाला प्रॉफिट, अगर पुराना कोई प्रॉफिट बचा हुआ है तो ठीक है। पार्टनर का हिसाब हम तब तक नहीं करेंगे जब तक हमारा जो पुराना हिसाब है, जो बाहरी लायबिलिटी है, वो क्लियर नहीं हो जाता है। समझ रहे? तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको बाहरी लायबिलिटी और जो एसेट है इसका हिसाब क्लियर करना पड़ेगा, जिससे हमें पैसा वसूल करना है। ध्यान से समझिएगा। अब एसेट में कौन कौन एसेट आएगा और लायबिलिटी में कौन कौन लायबिलिटी आएगा, वो समझना बहुत ज़रूरी है। अब भाई देखो, हमने कहा कि हमें बेचकर पैसा लाना है। ठीक है, हमें बेचकर पैसे से वसूली करना और उस पैसे से ही सारा हिसाब क्लियर करना है। ठीक है, सारा हिसाब उसी पैसे से करना है। तो पैसे से हिसाब अगर करना है तो जिन जिन संपत्तियों से हमको वसूली करना है उन संपत्तियों को हम वसूली खाते में ले जाएंगे। लेकिन सर ये बैंक को क्यों नहीं ले जाएंगे? पैसे का हिसाब जब हम पूरा फाइनल कर लेंगे ना, तो पैसे का हिसाब सबसे लास्ट में हम मिलाएंगे कि हमारे पास कितना पैसा था, कितना हमने वसूल किया, किस तरीके से हमने पेमेंट किया, सारा पैसा इक्वल हो जाना चाहिए। ठीक है, तब मैं भी फ्री हो जाऊँगा, पार्टनर भी फ्री हो जाएंगे, सब अपने अपने घर चले जाएंगे। समझ रहे हैं? तो ये जो पैसा ऑलरेडी आपके पास है ना, इसका हिसाब सबसे लास्ट में करेंगे। तो बैंक में पैसा हो, ये भी कैसा कैश ही तो है, कैश वाला जितना भी आइटम है उसका सबसे अंत में हिसाब करेंगे। तो इस बेचारे को कहेंगे तुम जरा ठहर जाओ, तुम्हारा हिसाब सबसे लास्ट में होगा, पैसे का हिसाब सबसे लास्ट में होगा। जो हमारे पास नन कैश आइटम है सबको हम बेचेंगे, जो कैश में नहीं, जो हमारे पास स्टॉक है इसको बेचेंगे, डेब्टर है उसको बेचेंगे। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है, देनदार का मतलब समझिए इसको। यहाँ पर 9,000 रुपया है, 9,000 में से 500 रुपया प्रोविज़न करके रखे हुए हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत लॉजिक वाली चीज़ है। मैं आपको बताऊं, जब मैं 12th में था तो मैं ये मिस करके आया था फाइनल एग्ज़ाम में। ठीक है, मेरा ध्यान इस पर नहीं गया था, ये मैंने गलत किया। ठीक है, लेकिन मैं आपको गलत नहीं होने दूंगा, मैं समझा रहा हूँ आपको, समझिए मेरी बात को।
तो डेप्टर जो है यहाँ पर ये 9,000 रुपया, बेसिक वैल्यू 9,000 का था। हमने 500 रुपया अपने तरफ से प्रोविज़न करके रखा है कि 500 रुपया लगता है मेरा डूब जाएगा, ठीक है। ऐसा बिजनेसमैन करके रखते हैं, क्योंकि उम्मीद रहता है कि सारे ग्राहक, सारे कस्टमर अच्छे नहीं होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं लेकिन कुछ अच्छे भी नहीं होते। हमको पता रहता है ये ढीठ है, पैसा देगा ही नहीं, तो हम मान के चलते हैं ये मेरा पैसा डूबेगा, ठीक है। लेकिन जब हम मांगने जब जाएंगे तो हम उसको थोड़ी कहेंगे कि भाई हम तो पहले से तय करके रखे तो मेरा पैसा नहीं देने वाला, हम तो उससे तगादा पूरा करेंगे। तो जब हम रियलाइजेशन में वसूली करने जाएंगे देनदारों से, हम कहेंगे भाई हम बिजनेस बंद कर रहे हैं, मुझे पैसे वापस कर दो, तब हम क्या करेंगे, ये 9,000 से हम डिमांड करेंगे। मैं पूरा समझा रहा हूँ, पूरा क्लियर कर दूंगा सारा चीज़ आपका, सारी डाउट। हम उससे 9,000 रुपया डिमांड करेंगे। सर ये 500 रुपया जो आपने लॉस में लिख रखा है इसको छिपाना पड़ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, ये जो प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स है ना, हम इसको चूँकि हम अकाउंट में मेंशन कर चुके हैं, हम इसको घटा चुके हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम अपोजिट साइड में छुपा देंगे। समझिए मेरी बात को, जिस साइड में हम संपत्तियों को ट्रांसफ़र करेंगे उसके अपोजिट साइड में हम इस प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स को छुपा देंगे और कुछ नहीं करेंगे। इसका कोई डिटेल नहीं होना है, सिर्फ हम 500 रुपया उस साइड में काट के दिखा देंगे। लेकिन जब हम देनदार से वसूल करने जाएंगे तो हम कहेंगे भाई 9,000 रुपया तुम्हारे यहाँ बाकी है, वो हमको वापस कर दो, ठीक। इसके अलावा ये फिक्स एसेट है। अब ये सारी संपत्तियों से जैसे पैसे वसूल हो जाएंगे, हाँ कोई पार्टनर अगर लेना चाहता है इसके जो मार्केट वैल्यू है, जिस वैल्यू में वो लेना चाहता है तो हम दे सकते हैं। बंटवारा नहीं होगा, बंटवारा करने का मतलब रेशियो में बांटना। कोई बंदा लेना चाहता है तो हम उसके नाम से डिपॉजिट कर देंगे और फिर जब उसका अकाउंट बनाएंगे तो उतना पैसा काट लेंगे, बंटवारा नहीं करेंगे। बंटवारा सिर्फ प्रॉफिट और लॉस का होता है। आइए क्रेडिटर्स क्या होता है। क्रेडिटर्स का मतलब समझते हैं, कर्जा होता है, कर्जदार होता है, लेनदार होता है। जिस बंदे का पैसा मेरे ऊपर बाकी है उसको मुझे पैसे वापस करना। ये सर रिजर्व फंड क्या होता है? रिजर्व फंड कर्ज होता है क्या? नहीं, रिजर्व फंड वो जो होता है वो प्रॉफिट का पार्ट होता है। और मैंने आपको कहा है कि प्रॉफिट सीधे बढ़ता है। कोई प्रॉफिट आ जाता है तो वो उसका आखिरी डिस्पोजल ये है कि वो पार्टनर को जाता है। इसका मतलब ये जो रिजर्व फंड है ना माय डियर, ये पार्टनर का हिस्सा है। पार्टनर का हिस्सा है मतलब पार्टनर को देना है। और मैंने कहा कि पार्टनर का हिसाब बाद में करेंगे। पार्टनर का हिसाब हम सेकेंड स्टेप में करेंगे। ये हिसाब हम सेकेंड स्टेप में करेंगे माय डियर। इसका हिसाब तो हम करेंगे नहीं। हम पार्टनर को कहेंगे ज़रा ठहर जाओ, पहले संपत्ति बेचने दो, संपत्ति से पैसे वसूल होंगे, बाहरी कर्जदारों को देने दो, वसूली का खर्चा हमको देने दो, जो पैसा बचेगा हम तुमको देंगे उसमें से, फिर तुम्हारा लास्ट में हिसाब करेंगे। समझ रहे मेरी बात? ठीक है, कहानी समझ में आ रहा है आपको? तो दो पार्टनर है बिमल और श्यामल। इसको कहेंगे कि तुम्हारा जो हिसाब किताब है, तुम्हारे पास कैपिटल में कुछ पैसे हैं, कुछ पैसा तुमने कमा के ऑलरेडी रखा है, ये सब तुमको हम बाद में देंगे, लेकिन फ़िलहाल मुझे पहले हिसाब करने दो इनका। जो हमारे पास संपत्ति है इसको बेचने दो, इससे मुझे पैसा लाने दो, और जो कर्जदार है उसको पेमेंट करने दो। उसके बाद हम तुमको पेमेंट करेंगे, ठीक है? तुम्हारा हिसाब क्लियर करेंगे, कोई बात नहीं। फिर लास्ट में हम कैश का भी हिसाब क्लियर करेंगे कि हमारे पास जितने पैसे आए थे और जितने आए उसमें से टोटल का हिसाब क्या रहा। डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो जाना चाहिए। ये जो बैंक अकाउंट है ना, इसका हिसाब सबसे लास्ट में हो जाएगा। तो एक फिगर माइंड सेट कर लीजिए। तो बैंक अकाउंट का हिसाब, जो कैश अकाउंट है उसका सबसे लास्ट में हिसाब करेंगे, पार्टनर का हिसाब सेकंड स्टेज में करेंगे, और सबसे पहले हिसाब करेंगे हम संपत्तियों का, और उसको कहाँ, और कर्जदारों का। समझ रहे मेरी बात? लेकिन सवाल ये है कि हमको बनाना क्या है। हमको जर्नल एंट्री करना है। इसमें क्या करना है? जर्नल एंट्री करना है, ठीक है? और इसके अलावा हमको रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने हैं, ठीक है? आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, ढंग से देख रहे होंगे, पूरा लैंग्वेज में। यहाँ तो रफली हमने लिखा है, आपको क्वेश्चन जो स्क्रीन पे आया होगा वो आपके बिल्कुल लैंग्वेज में होगा, आप उसको पढ़िए। दो पार्टनर है बिमल और श्यामल। इसका जो रेशियो है वो 2:3 है। लास्ट में मेंशन किया गया है कि इसका रेशियो 2:3 है। संपत्तियों से वसूली इस प्रकार हुई है, ठीक है? चलिए, और एक्सपेंसेस कुछ किया गया है। तो एक्सपेंसेस का मतलब पेमेंट करना होता है, ठीक है? तो ये सारा जो काम होगा, ये जो काम होगा, पैसा वसूल करना, कर्जदारों को पेमेंट करना, इसको आप पहले स्टेप में काम करेंगे, ठीक है? ये आपका फर्स्ट प्रायोरिटी। और इसके लिए आप क्या करेंगे? एक नॉमिनल अकाउंट खोलेंगे जिसका नाम रियलाइजेशन अकाउंट है, उसमें इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है? और ट्रांसफ़र करना मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि जिसका डेबिट शेष होता है और वो ट्रांसफ़र होता है, तो जिसको ट्रांसफ़र होता है वो बंदा डेबिट में आ जाएगा। मैं ये कहूँ कि मैं ये सीट आपको दे देना चाहता हूँ, मैं ट्रांसफ़र कर देना चाहता हूँ, ठीक है? आपको, तो आपकी जगह मैं चला जा रहा हूँ, मेरी जगह आप चले आओगे, ठीक?
समझ रहे मेरी बात को। तो अगर आपका ये एसेस्ट, सारा एसेस्ट जो होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, और जब अगर आप किसी अकाउंट में इसको ले जाओगे बिक्री करने के लिए, फिर बेचोगे उसको, ठीक है, तो जो डेबिट बैलेंस है उसकी जगह पर जिसको ट्रांसफ़र करोगे वो बंदा आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे। अगर राम की जगह पे श्याम ट्रांसफ़र हो रहा है तो श्याम राम की जगह और राम श्याम की जगह आ जाएगा। तो सबसे पहले तो ये आप बताओ मुझे कि संपत्तियों का डेबिट शेष होता है ना, होता है। और अगर आपको इसको रियलाइजेशन अकाउंट में, चूँकि आप इसको हिसाब करोगे, हिसाब करने के लिए सबसे पहले इसको एक लिस्ट बनाओगे रियलाइजेशन अकाउंट में, फिर इसको सेल करोगे, फिर आप कर्जदारों को जो उसका लिस्ट बनाओगे, उसके बाद उसको सोल्ड करोगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बैलेंस शीट से, और बैलेंस शीट में जो आइटम है उसको उठा के हम ले आएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, जिससे हमें वसूली करना और पेमेंट करना, जिससे हमें पैसा वसूल करना और पेमेंट करना है। बैंक से वसूल होगा, अरे बैंक में तो आपका पैसा रखा है, उससे वसूल थोड़ी करना है, वो तो आपका पैसा है। वसूली उससे करनी है जहाँ पैसा फंसा है आपका, स्टॉक में पैसा फंसा है, डेप्टर के यहाँ पैसा फंसा है, फिक्स एसेट में आपका पैसा फंसा है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, इटीसी। समझ रहे मेरी बात। तो शुरुआत करें, इजाज़त है। सबसे पहले हम जर्नलिटी करेंगे। हमारे पास जगह की कमी है, हम फॉर्मेट खींच नहीं सकते हैं, आपसे गुजारिश ये है कि आप फॉर्मेट खींच के काम करें, ठीक है। तो जर्नलिटी करने के लिए सभी एसेट को हम ट्रांसफ़र करेंगे सबसे पहले। तो जर्नलिटी में ये देखिए एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, और डेबिट बैलेंस एसेट डेबिट जो डेबिट बैलेंस है वो खुद में ट्रांसफ़र होना चाह रहा है, वो ट्रांसफ़र हो रहा है रियलाइजेशन अकाउंट में, वसूली खाता में। तो वसूली खाता को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि हमारा एसेट जो था वो डेबिट था, और रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, हमारा डेबिट हो जाएगा भाई मेरे। और जितने भी एसेट है इसको यहाँ लिख दीजिए, 2 स्टॉक, 2 डेप्टर्स, ठीक है, 2, ये प्रोविज़न को बैड डेट्स नहीं लिखिएगा, इसके अपोजिट में लिखिएगा, इसको आप अपोजिट में लिखिएगा। जैसे कर्जदार अपोजिट में लिखाएगा ना संपत्ति के, उसी तरीके से इसको लिख दीजिएगा, क्योंकि हमको चुराना है इसको, हमको 8500 शो नहीं करना है, हमको शो करना है 9000 रुपये। हम कस्टमर को पहले ही बता देंगे कि भाई हम मान कर चल रहे कि 500 रुपया तुम तो चोर है, नहीं देगा, उसको तो ऐसी भी नहीं देगा, हम इसको छुपाएंगे, इसीलिए हम इसके साथ नहीं दिखा रहे हैं। उसके बाद क्या है भाई मेरे, फिक्स एसेट है, ठीक है, फिक्स एसेट कितना है जी, तो ये है 30,000 रुपया, 9,000 रुपया, 30,000, 9,000, स्टॉक कितने का है, 8,000, ठीक है, 8,000। तो ये 10, 30, 40, 47,000, आप टोटल 47,000 लिख दीजिए, ठीक है। नरेशन आप लिख सकते हैं, नरेशन में लिखिए वेरियस एसेट, सभी एसेट को मैंने ट्रांसफ़र कर दिया, ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन अकाउंट। आप अच्छे से लिख लीजिए इसको, नरेशन लिखना हमारे हिसाब से, हमारे लिए वक्त की बर्बादी लग रहा है, आप लिखिए इसको अच्छे से। अब तो मैंने भाई एसेट को का लिस्ट हमने तैयार किया, एसेट को हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दिया, अब इसका कोई काम नहीं, ठीक है। तो आप समझिए, जो आपका बैलेंस शीट है उससे सबसे पहले एसेट को उठाकर रियलाइजेशन अकाउंट में फटाक से फेंकिए, उन्हीं एसेट को जो जिससे आपको पैसा वसूलना है। पार्टनर का कोई हिसाब नहीं करेंगे, पार्टनर को कहेंगे रुक जाओ, तुम प्रॉफिट में बैलेंस दिख रहा है, कहेंगे रुको, तुमको बाद में बांट कर देंगे। रिजर्व फंड दिख रहा है, रुको जरा सब्र करो। और कैपिटल अकाउंट में दिख रहा है, उसको कहेंगे रुको पहले तो हिसाब करने दो भाई, संपत्ति सब, हाँ तुम अगर इसमें लेना चाहते हो कोई संपत्ति तो तुम्हारे नाम ट्रांसफ़र कर देंगे, लेकिन फ़िलहाल तो तुम कुछ मत करो, तुम बोलो ही नहीं अभी, ठीक है। उसके बाद हम जो कर्जदार हैं उसको ट्रांसफ़र करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, लेकिन कर्जदार के साथ हम इसको भी चुराएंगे इसी के साथ, ठीक है, क्योंकि अपोजिट में दिखाना है, कर्जदार भी तो अपोजिट होगा एसेट का। अब देखिए भाई, जो क्रेडिटर्स होता है ना उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है, जो कर्जा होता है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, और क्रेडिट बैलेंस होता है, और ट्रांसफ़र जब होगा, जिसको ये ट्रांसफ़र होगा वो बंदा क्रेडिट में चला जाएगा, ये उछल के चला जाएगा डेबिट में। तो होता क्रेडिट बैलेंस है, लेकिन ट्रांसफ़र होगा तो ये इसका अपोजिट साइड हो जाएगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। और चूँकि ये प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स को हमें चुराना है यहाँ पर, फॉर बैड डेब्ट्स या डेप्टर्स, ठीक है, या डेप्टर्स भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और टू रिया, देखो आ गया ना, लाइन पे आ गया। तो इस तरीके से आप लिख दीजिए यहाँ पर नरेशन में, नरेशन में मेंशन नहीं कर रहा हूँ, आप लिख लीजिए
क्रेडिटर्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अब भाई इसका भी काम खत्म हो गया। अब बैलेंस शीट को कह रहा हूँ तुम अब रुके रहो, मैं मुझे पूरा फाइनल काम करना है तो इसका। ठीक है, तो ये भाई कितना है 15,000 और ये कितने का है 500, 15,000 ना, हाँ ठीक, तो ये हो जाएगा 15,500। ठीक, समझ रहे हो बच्चों। अब क्या करना है भाई, अब करना है कि संपत्तियों को बेचना है। जब हम बेचेंगे तो हम पूरा काउंट कर लेंगे इकट्ठे। ठीक है, कि हमको सिर्फ इस अकाउंट से पैसे वसूल करने, हमने सबको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है, तो अब इस संपत्ति को भूल जाइए, ये रियलाइजेशन से वसूल करना है। समझ रहे मेरी बात। इसको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया, लॉक कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में। कुछ बच्चे एसएसटी बेचने लगते हैं, भाई रियलाइजेशन अकाउंट से पैसे वसूल करना है, तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जब पैसा आपके अकाउंट में आता है तो डेबिट कहलाता है। ठीक है, तो जब हमको एसएस से वसूल होंगे, देखिए एसएस से कितना पैसा वसूल हो रहा है, ये देखिए 8 6 14,000, 14,500 इसको दे दीजिए 15,000, 15 20 कितना हो जाएगा 35,000, 5,000 और दे दीजिए इसको, कितना हज़ार हो जाएगा 40,000, 43,000। टोटल आपके अकाउंट में 43,000 आ रहा है। ठीक है, तो आने दीजिए, लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट और दे कौन रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट दे रहा है। आप भले ही एसएस से आ रहा है, लेकिन किस अकाउंट से पैसे वसूल है, हमने इसको रियलाइजेशन अकाउंट में लॉक कर रखा है, तो यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर एंट्री कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लिख दीजिए एसेस्ट रियलाइज, नरेशन रोकी वीडियो को और लिख लीजिए एसेस्ट रियलाइज्ड। ठीक है भाई, कितना लिखे थे याद, हाँ 43,000। ठीक है भाई 43,000, भूलना नहीं। ठीक है जी, अब हम कर्जदारों को पेमेंट कर देते हैं, जो जो पेमेंट करना है। एक बात और याद रखिएगा कि जब इतना बड़ा काम होगा तो कुछ खर्च भी देने पड़ सकते हैं आपको, किसी लेबर का चार्ज देना पड़ सकता है, कहीं कुछ ले जा रहे हैं, सब मतलब कुछ भी कर रहे हैं, कुछ चार्ज ऐसे देने पड़ सकते हैं आपको। ठीक है, तो उसका भी पेमेंट होगा। पेमेंट जब आएंगे तो पैसा जब जाता है ना, पैसा जाता है तो उसको क्रेडिट में चला जाता है। ठीक है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा पेमेंट का, रियलाइजेशन अकाउंट। अब मैं पेमेंट कर रहा हूँ, पैसे आ गए मेरे पास। अब बुलाइए कर्जदारों को, ये 15,000 और 7,000 चिल्ला रहा है मैं रुको, पहले निपटाने दो, आ गया है पैसा, रुक जाओ, पैसा ख़त्म हो जाने दो, देखते हैं बचेगा तुमको देंगे, घबराओ बिल्कुल नहीं। विमल और श्यामल को कह रहा हूँ रुके रहो यार तुम। ठीक है, बीच में ना कूदना। ठीक है, ये तो चला देंगे। ठीक है ना, बैंक अकाउंट। अब हमको जो पेमेंट करना है वो 15,000 तो कर्जदार को पेमेंट करना है और 1,100 रुपया का हमको खर्चा हो गया, तो ये भी तो पेमेंट करोगे ना, कि वसूल कर लोगे। लेबर पर जो खर्च कर रहे हो या कुछ भी खर्च कर रहे हो विक्टन के समय, पेमेंट करना पड़ेगा तुमको। ठीक है, तो 15,000 प्लस में 1,100 कितना हो जाएगा 16,100। 16,100 हमने पेड कर दिया। समझ रहे हो मेरी बात, ये हो गया ख़त्म, हिसाब किताब क्लियर। लेकिन हिसाब किताब क्लियर हुआ है, पूरा हिसाब नहीं हुआ है अभी हमको देखना है कि हमारे पास कितने पैसे बच गए हैं। ठीक है, और वो पार्टनर भी खड़ा है सामने, कह रहा है कि भाई उसमें से कुछ शेयर मुझे भी तो दो। ठीक है, चलो, तो मेरा रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया, मैंने रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दिया। इसी का हमको अकाउंट भी बनाना है। ठीक है, ये तो था जनरल। इसी का जब हम अकाउंट बनाएंगे माय डियर बच्चों, तो हम सीधे ट्रांसफ़र करेंगे, बस रियलाइजेशन में ये 2 कर देंगे, इसको बाय में कर देंगे, इसको बाय में कर देंगे, इसको 2 में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, आइए 5वां एंट्री हो जाएगा, रियलाइजेशन का बैलेंसिंग कर लेते हैं, देखते हैं पैसे कितने बचे। ठीक, ऐसा करने के लिए आपको सबसे पहले जितना भी डेबिट है सबको काउंट करो। रियलाइजेशन डेबिट में कहाँ, ये रहा डेबिट में। ठीक है, ये रहा डेबिट में, तो 47,000 यहाँ है। आप 10,000 दे दीजिएगा तो 57,000 हो जाएगा, 3,000 दे दीजिएगा तो 50,000 हो जाएगा, बच जाएगा 3,100। 50,000 53,100 रुपया आपको डेबिट में मिल जाएगा। डेबिट में कितना हो गया, डेबिट में कितना हो गया, कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ, 53,100 रुपया डेबिट में हो गया। क्रेडिट में काउंट करो, क्रेडिट में ये रहा 43,000, इससे 7,000 ले लो तो ये हो जाएगा 50,000, यहाँ 58,500 हो जाएगा। गड़बड़ हो गया भाई, क्रेडिट में 58,500 रुपया हो रहा ही, मैंने कहीं गड़बड़ कर दिया है। ये डेबिट में इतना है और ये 16,000 है। अच्छा, ये गलत लिखा है हमने भाई, 16,000, इसको 3,000 दिलवा दो, 50,000 और ये 13,000, 63,100 होगा, सॉरी 63,100 डेबिट में हो गया।
उसके बाद क्रेडिट में आते हैं तो ये 15,000, ये इसको 7 दिलवा दो तो ये 50,000, 8 बच जाएंगे इसके, अच्छा 58,500, तो 58,500 ये हो जाएंगे। ठीक है भाई, ये 006 8 4 12 4600 रुपया का क्या हो गया पता है आपको, डेबिट लॉस को शो करता है और क्रेडिट प्रॉफिट को शो करता है। तो आपका लॉस ज़्यादा है और प्रॉफिट कम है, लॉस ही होगा ना। अब लॉस सीधा ट्रांसफर होगा पार्टनर को। ठीक है, अब कहेगा भाई आ जाओ तुम्हारी बारी आ गई, विमल और श्यामल आओ भाई, लॉस हो गया फाइनली, आप आ जाओ ले जाओ लॉस को। ठीक है, लॉस को ले जाएगा तो पार्टनर कहेगा रो रो के डेबिट होगा। ठीक है, जब किसी के अकाउंट से पैसे कटते हो वो बंदा डेबिट में जाता है। आप एटीएम से निकालते हो पैसे, क्या जाता है, डेबिट में जाता है। ठीक है, एटीएम कार्ड का नाम ही होता है डेबिट कम एटीएम कार्ड। ठीक है, वो डेबिट कार्ड, तो विमल श्यामल को डेबिट में लिखो और पैसे ट्रांसफ़र करो। ठीक है, आप समझो मेरी बात को, लॉस का शेष डेबिट होता है। डेबिट किसको ट्रांसफ़र हो रहा है, विमल और श्यामल को, तो विमल और श्यामल डेबिट में आ जाएगा। ठीक है, तो लिखो इसको, बुलाओ इसको, विमल हाजिर हो, विमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, श्यामल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किस खाते से, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है भाई, आप लिस्ट में लिख दो रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू विमल और श्यामल। 4600 का रियलाइजेशन लॉस है और ये 4600 डिस्ट्रीब्यूट करना है भाई मेरे 2:3 में, 2:3 में, समझ रहे हैं, ये रेशियो है 2:3। तो 4600 का 2:3 कितना हो जाएगा, 4600 गुने 2/5। ठीक है, 4600 2/5 कितना हो जाएगा, इसको काटिए अगर आप, ठीक है मैं अपना टेक्निक लगा के काट रहा हूँ, आप देखते रहना, अपना काट लेना अपने से, जैसे आपको समझ में वैसे काट लेना। ये 2 2 4 हो जाएगा, ये 46, अच्छा आपको समझ में आएगा भी कम, 4600 लोग काटते रहो बटे 2/5। ठीक है, 9 5 45 और 5 दूना 10, इतना हो जाएगा। ये हो जाएगा 0 2 दूना 4 9 दूना 18 18 40 लिख दूँ, 18 40। अब इसी तरीके से यहाँ 3 रिप्लेस होगा इसका शेयर, तो ये हो जाएगा 0 3 दूना 6 7 9 27 2760 रुपये, ये हिसाब रहा। लेकिन एक जर्नलिटी और होगा इसमें, जब जो काम होगा उसका जर्नलिटी होगा। ये तो हमने इतना काम किया, अब पार्टनर का हिसाब हमने इसमें से दे दिया इसको, पार्टनर का हिसाब भी हमें पेड करना पड़ेगा, उसका भी एक एंट्री होगा। लेकिन ये जो रिजर्व फंड है ये अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है, इसको बांट कर देना पड़ेगा, तो इसका भी एंट्री हमको पास करना पड़ेगा। फिलहाल इसको नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, और याद रखिएगा 4600 आया था, जिसमें से 1860 रुपया और 2760 रुपया, 1840 रुपया और 2760 रुपया मैं कोने में लिख दे रहा हूँ, 1840 और 2760 रुपया, ये हिसाब किताब आया है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ें। तो रियलाइजेशन अकाउंट का जो हिसाब है वो हमें करना है, सॉरी रिजर्व फंड को डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसको नोट डाउन करिए और प्रैक्टिस करते रहिएगा, बराबर समझिएगा मेरी बात को, बिल्कुल सिंपल ही समझना है, ज़्यादा स्ट्रेस लेके नहीं समझना। अब ये बांटना पड़ेगा ना, अब पार्टनर का हिसाब अगर हम कर रहे हैं, सीधे पार्टनर को पेमेंट करेंगे, तो चूँकि पूरा हिसाब तो हम ऐसे ही रफली करेंगे जनरल में, और अकाउंट बनाएंगे तो हमको हिसाब मिल जाएगा वहाँ से। ठीक है, तो जनरलिटी में हमको ये बांट कर भी देने पड़ेंगे। ठीक है, तो रिजर्व फंड हम बांट कर देते हैं। अब समझो मेरी बात को, रिजर्व फंड प्रॉफिट का बैलेंस होता है, अब प्रॉफिट का शेष क्रेडिट होता है। क्रेडिट बैलेंस जो है वो ट्रांसफ़र होगा पार्टनर को, तो पार्टनर क्रेडिट में होगा, और जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो अपोजिट में चला जाएगा। मतलब बस इतना तो समझना है यार, अपोजिट में जाएगा, ये आप क्यों नहीं समझ पा रहे। तो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू विमल कैपिटल अकाउंट टू श्यामल कैपिटल अकाउंट। ठीक है भाई, 3500 बांट दीजिए, 3500 बांटेंगे और 2:3 में, तो 7 5 35, 7 दूना 1400 और 7 2100 हो गया, बात खत्म। और विमल और श्यामल को जब पेमेंट करेंगे तो विमल और श्यामल आएगा डेबिट में, विमल्स कैपिटल अकाउंट श्यामल। हालांकि हमको पहले हिसाब करना होगा, तब जाके समझ में आएगा कि देना कितना है, तो इसके लिए तो हमको इंतज़ार करना पड़ेगा जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। ठीक है, या तो ऐसे रफली हिसाब करना पड़ेगा, तो रफली हिसाब करने से अच्छा है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग बना दें, या अभी रफली हिसाब भी आप कर सकते हो विमल का। ये 18,000 हुआ
18,000 में 1,400 रुपये हमने इसका दिया और 1,840 रुपये हमने काटा, ठीक है। रफली हिसाब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 18,000 में 1,000 रुपया दे दो, 19,000, 19,400, 19,400 में से 1,840 आप घटा दो, 19,400 में से 1,840 कट जाएगा ना, लॉस है। देखो समझो मेरी बात को फिर से, विमल के कैपिटल में इतना पैसा था, ये सब जाएगा नहीं, क्योंकि ये सब तो बिक्री का पार्ट था, ये सब पेमेंट का पार्ट था, ये जाएगा, ये इसका हिसाब है, ये इसका प्रॉफिट का पार्ट है, और इससे जो लॉस जनरेट हुआ है इतने सारे काम से, वो ये है, तो लॉस कटेगा। तो ये प्रॉफिट वाला पार्ट है, 1,400 रुपया इसके जो पहले से है उसमें ऐड हो जाएगा, तो 18,000 में 1,400 ऐड हुआ, 19,400। ये काम हम लोग अकाउंट बनाएंगे तो भी करेंगे, ठीक है। ऐसी रफली मैं कर रहा हूँ, चूँकि जर्नल में हमको यहाँ मेंशन करना है तो रफली कर सकते हो, या नहीं तो जगह छोड़ दीजिए, जब अकाउंट बनाएंगे तो फिर से यहाँ लग के डाल देंगे, ठीक है। तो चलो ठीक है, इसको रफली कर लेते हैं। 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और यहाँ 13, 5 हो जाएगा, 18 में से 1 चला जाएगा, तो 17,560 रुपया, ठीक है। 17,560 रुपया, समझ रहे। तो 17,560 रुपया हमने इसको दे दिया। अब इसका रफली हिसाब करिए, ये 22,000 का हुआ, 22,000 में 2,000 दीजिए इसको, 24,100 दे दिए, 24,100, 24,100 में से 2,760 रुपया माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 10 में से 7 गया तो 3, ये हो जाएगा 3 में से 2 गया तो 21,340 रुपया, 21,340 रुपया। अब इसको ऐड कर दीजिए, 0 हो गया, ये हो जाएगा 0, 6 1 7 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। वैसे आप ऐड कर लीजिएगा, नहीं, ये 3 हो जाएगा भाई, गड़बड़ जोड़ दिया हमने, 0 हो जाएगा, क्यों नहीं चल रहा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 3, ये रहा 32,900 रुपया। ये हो गया फाइनल काम, सब काम हो गया ना, देख रहे हैं हम, सारा काम हो गया। ये संपत्ति हमने सेल किया, रियलाइजेशन अकाउंट का पार्ट था, ये संपत्ति और कर्जा रियलाइजेशन अकाउंट का पार्ट है, बस इतना समझ लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये खुद एक अलग अलग अकाउंट है, तो इसको किसी न किसी अकाउंट का सहारा चाहिए, ठीक है। ये तो अकाउंट बनता ही है कैपिटल अकाउंट, तो इसको सब रियलाइजेशन अकाउंट का सहारा हमने दिया, इसको सब रियलाइजेशन अकाउंट में वसूली के लिए, उसको वसूली खाता ही कहते हैं। इससे पैसा वसूल करना, इसलिए वसूली खाता में ट्रांसफ़र, इसको पेमेंट करना उसी वसूली से, इसलिए वसूली खाता में इसको भी ट्रांसफ़र किया। इससे पैसे हमने वसूल किए, इसको पेमेंट की, ठीक है। और दूसरी बात, पेमेंट के बारे में कहीं पर कुछ मेंशन नहीं है कि अपने क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट करना है। जब ऐसी बात हो कि कहीं पर कुछ ना हो, साइलेंटली हो, ठीक है, तो फिर ये समझ लीजिए कि पूरा का पूरा देना है, ठीक है। जैसे पेन खरीदने आप जाओ और कस्टमर समझ रहा है कि भाई ये 25 का है, अगर लिखा है तो 25 रुपया पे करके चला गया, इसका मतलब ये है कि सामने वाला कुछ नहीं कहा, इसका मतलब पूरा का पूरा पैसा देना आपको, ठीक है, समझ रहे। तो ये हो गया काम ख़त्म। लेकिन अब हमको बनाने हैं अकाउंट्स भी, अकाउंट्स बनाने हैं भाई, तो फटाफट तो पहले इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अकाउंट की तरफ हम बढ़ेंगे। चलिए इन्हीं का अकाउंट्स हम कैसे बनाएंगे वो समझते हैं। इसको मिटा दो, आपने नोट कर लिया होगा। तो अब हमको बनाने हैं जो हमने काम किया रियलाइजेशन अकाउंट का, वो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने हैं, जिसमें हमको 2 काम करने हैं, संपत्ति और कर्ज का काम हमको रियलाइजेशन अकाउंट में करने हैं। बाकी पार्टनर का हिसाब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होना है, और फिर लास्ट में हम कैश का हिसाब करेंगे बैंक अकाउंट के माध्यम से। हमारे पास बैंक अकाउंट रहेगा तो बैंक अकाउंट के माध्यम से, कैश अकाउंट रहेगा तो कैश अकाउंट के माध्यम से। बहुत ईजी, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनेगा। तो जर्नल देखिए, जर्नल क्या है, जर्नल है रफ बुक, जिसमें सारा काम जो जो दिखेगा आपको सब कर दीजिए। लेकिन जब अकाउंट बनाएंगे तो सेपरेट होगा, रियलाइजेशन का हिसाब रियलाइजेशन अकाउंट में, पार्टनर का हिसाब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सो सबसे पहले हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, फटाफट रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, हम संपत्तियों को उठाकर डेबिट में ले आएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। चूँकि ये संपत्ति का डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में उठा लाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में लिखा जाएगा, क्या क्या लिखा जाएगा, 2 स्टॉक है, स्टॉक लिख देंगे। 2 क्या है भाई, डेब्टर है, लेकिन डेब्टर का पूरा पैसा हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, सॉरी, डेब्टर का पूरा पैसा 9,000 दिखाएंगे, और ये जो 500 है वाई में दिखा देंगे। यही गलती हमने अपने फाइनल एग्जाम के 12th में किया था। प्रोविजन फॉर डेब्टर्स, आप डेब्टर्स लिख सकते हैं, बैड डेब्ट से लिख सकते हैं, ठीक है, 500 रुपये। उसके बाद भाई मेरे स्टॉक का कितना वैल्यू था, 8,000, चलो 8,000 था। उसके बाद क्या फिक्स एसेट है, नोट डाउन करिए कम से कम हमारे साथ,
कितना था ये, 30,000 ही है ना, कट फिट कर दिया हमने भाई 30,000। उसके बाद आइए कर्जदार को ट्रांसफ़र करते हैं बाय क्रेडिटर्स। डेबिट देखिए रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट में चला गया ना, जिस अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र किया वो बंदा उस अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। क्रेडिट में हो गया, हमने संपत्ति को ट्रांसफ़र किया, कर्जा को ट्रांसफ़र किया और संपत्ति से वसूली करेंगे तो यहाँ ट्रांसफ़र किया, यहाँ वसूली करेंगे बाय बैंक अकाउंट। और अंदर कुछ मेंशन नहीं करेंगे, हम सीधे लिखेंगे रियलाइज्ड और हिसाब किताब बाहर कर लेंगे, ठीक है। उसको कचरा नहीं करेंगे। बैंक अकाउंट में कितने पैसे आ रहे हैं बस पूरा दिखा दीजिए, जोड़ जाड़ के दिखाइए। कितना जोड़े थे याद है क्या आपको? ये 814 और 28 42,000 43,000 रुपये आई थिंक, ठीक है 43,000 रुपये, समझ गए। और पेमेंट में आ जाइए, टू पेमेंट कर दीजिए, टू बैंक अकाउंट और यहाँ लिख दीजिए ब्रैकेट में पेमेंट। और जो जो पेमेंट हो रहा है बाहर में जोड़िए, सीधे दिखा दीजिए क्या क्या पेमेंट हो रहा है भाई। ये कर्जदार को पेमेंट करोगे 15,000 और इसको पेमेंट करोगे 1100 तो 16,100 रुपया, ठीक है भाई। अब बैलेंस कर देंगे। बैलेंस कैसे होता है, इसको ऐड करेंगे, सबसे ज़्यादा किधर है वो उसको ध्यान में रखेंगे। तो हमने जोड़ा था ना, जोड़ा था डेबिट साइड, डेबिट जोड़ा था। आप कहीं पर लिख के जोड़ लो कि डेबिट कितना हो रहा है। डेबिट हो रहा है 46,046 और डेबिट कितना जोड़ा था भाई, फिर से जोड़ते हैं 46,000 और 46 और 9 कितना हो जाएगा 53,000, 53 8 61,000, 61,100 रुपया, 61,100 रुपया। और ये कितना आया था, ये हो जाएगा 58,000 रुपया, 58,500, 58,500 0 नहीं 62,100 रुपया 6 और सॉरी यहाँ 63 होना चाहिए, 9 17 ठीक 63,800, ये 46 रुपया आ गया था। तो ये 46 रुपये आपको लॉस आया था। देखिए ये ज़्यादा है 63,100 और ये ज़्यादा है, तो जिधर कम है बैलेंस उधर होता है। तो इधर कितना कम है 46 रुपया, तो बाय बैलेंस हो गया। और इस साइड में आने का मतलब रियलाइजेशन लॉस हो गया। और रियलाइजेशन लॉस जो है ये ट्रांसफ़र हो जाएगा पार्टनर को। पार्टनर का नाम क्या है, विमल और श्यामल। कितना कितना आया था 1840 और 2760, हो गया काम खत्म। नोट कर लीजिए। अब हम बनाएंगे पार्टनर का हिसाब करेंगे, पार्टनर को बुलाएंगे। चलो बाहरी हिसाब कर लिया, वो था रफ, और ये है पार्ट बाय पार्ट, अकाउंट्स बाय अकाउंट। आप जानते हैं जर्नल में रफली हम सारा काम करते हैं, लेकिन जब हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं तो सेपरेटली सबका अकाउंट बनाते हैं। आइए पार्टनर का हिसाब करते हैं। पार्टनर को बुलाइए और लिखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, अच्छे से लिखिएगा। ये हो गया विमल का अकाउंट, ये हो गया श्यामल का अकाउंट, ये हो गया विमल और ये हो गया श्यामल, ठीक है जी। ये हो गया विमल, ये हो गया श्यामल, ये हो गया विमल और ये हो गया श्यामल। ये हो गया डेबिट बैलेंस और ये हो गया क्रेडिट बैलेंस, ये हो गया पार्टिकुलर और ये हो गया पार्टिकुलर। अच्छा एक बात और ट्रिक में देना चाहता हूँ आपको कि जो जहाँ है ना उसके अपोजिट में हर अकाउंट में लिखाएगा, आप समझ लीजिए। ये यहाँ है ना, और जिस अकाउंट में ये ट्रांसफ़र होकर जाएगा वो अपोजिट में लिखाएगा, वो उल्टे साइड में आ जाएगा। उसी तरीके से ये यहाँ है ना, देख रहे हो इस साइड में है ना, मतलब इस साइड में लिखाएगा अपोजिट साइड में, ठीक है। दूसरी बात आपको ये थोड़ी सी बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए कि इस साइड में जो रहता है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है बैलेंस शीट में, और इस साइड में जो रहता है उसका डेबिट बैलेंस होता है बैलेंस शीट में, ठीक। समझ रहे हैं मेरी बात को? इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। 11th जब स्टार्ट होती है उसी समय ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। अभी तो आप बहुत आगे बढ़ चुके हो। तो हम पार्टनर कैपिटल का हिसाब कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस, क्योंकि इसी का हिसाब हमको करना है। पार्टनर कहेगा भाई हमारा जो 18,000 हम लगाए थे उसका हिसाब करके दो, कितना हो रहा है अभी फाइनल, मैं घर जाना चाहता हूँ, मुझे छुट्टी दो। तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस BD, मतलब इस कैपिटल का हिसाब जो रखा है पहले उसको हम लिखेंगे और इसी का हिसाब करना है। बेसिकली जितना ताम झाम हुआ है ना इसी के लिए हुआ, यही लड़ गया, यही कर रहा है, बंद करो यार, 18,000 रुपया मेरे वापस करो, पूरा हिसाब करके वापस करो। तो हमने कहा ठहरो बेटा, पहले तो इसका हिसाब करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, फिर तुमको हम देंगे, ठीक। आ जाओ, क्या हुआ? तो
तो भाई ये कह रहा है कि भाई मैंने रिजर्व में कुछ कमा के रखा है, ये तो वापस करो मेरा। तो लो रिजर्व फंड हमने वापस कर दिया, ठीक है। इसके कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया, क्रेडिट में ट्रांसफ़र किया। आपको याद होगा कि हमने जो जर्नल में लिखा है उसमें भी क्रेडिट में ट्रांसफ़र किया, ठीक है। तो कितना आया था भाई, ये 3500 को जो काटे थे 2:3 में, तो इसको 1400 आया था और इसको 2100 आया था। याद है क्या आपको? ठीक है, याद होगा। उसके बाद रियलाइजेशन लॉस हो गया हमारे बिजनेस में, तो सारा काम करने से रियलाइजेशन लॉस हुआ। तो रियलाइजेशन लॉस डेबिट में काटे थे, याद है आपको? नहीं याद है तो बस आप समझ लीजिए कि डेबिट में काटना है। लॉस है ना, इसके कैपिटल से काटना है। काटने का मतलब अपोजिट में लिखना है, ठीक है। कोई तो बात याद रहे आपको हमारी, काटने का मतलब अपोजिट, ठेठी में याद रख लीजिए। काटना है तो इसका अपोजिट में लिखना पड़ेगा। अब हमने इसका बैलेंस भी किया था, अब कुछ था नहीं, कुछ था और तो कुछ नहीं था। ये हिसाब है, ये हिसाब है और रियलाइजेशन वाला हिसाब है। सीधे लॉस उसको ट्रांसफ़र करना है, बाकी चीज़ें तो सब कुछ नीटली, ठीक है। तो भाई अब हिसाब करते हैं, ये कितना हो जाएगा 19,400, ये कितना हो जाएगा 22,100, सॉरी 24,100, 19,400, 24,100 और 2 आ जाएगा। पेमेंट करेंगे तो 19,400 में 1840 रुपया घटाए थे, याद है आपको? तो ये 0.60 8 5 13, ये 17,560, ठीक है। 17,560 सही, 17,560 आया था, याद है आपको? 2 बैंक करके पेमेंट कर देते हैं। फाइनल पेमेंट है ये फाइनल पेमेंट है। हिसाब क्लियर। इसके जो 18,000 चल रहा था ना उसका हिसाब, आज मैंने इसका हिसाब किया और रफा दफा किया कितने पर, 17,560 पे। चूँकि बिजनेस को लॉस भी हुआ था, रिजर्व में भी पैसे थे, लेकिन फिर भी बिजनेस को इतना लॉस हो गया कि इसको कम पैसा जा रहा है। अब इसके हिसाब में देखते हैं, 24,100 था, 24,100 में से 2760 माइनस कर दी, 0.4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 23 में से दोगे 21,340 रुपये। अब हमें फाइनली हिसाब करना है बैंक अकाउंट का, ठीक है। तो बैंक अकाउंट का हिसाब करेंगे, बस सिंपली बैंक का पैसा देखेंगे। देखो सब कुछ ख़त्म हो गया, सारा हिसाब क्लियर, काटो इसको, बस ये बेचारा बच गया है बैंक। तो इसको कहेंगे भाई तुम्हारे अकाउंट में पैसा था पहले से, तो चूँकि देखो इस साइड में लिख रहा हूँ, और जितने भी असिस्ट होते हैं ना सबके डेबिट बैलेंस होते हैं। तो ये पहले से ऑलरेडी इसी का अकाउंट बना रहे हैं और इसी में पैसा हम जमा करते गए थे। अब हम देख लेते हैं, समझो मेरी बात को, उसी में पैसा हम जमा किए बेच के, उसी से पेमेंट किए। अब हम देख लेंगे सारा हिसाब क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो भाई 2 बैंक बैलेंस भी दी 12,000 रुपया, और रियलाइजेशन अकाउंट में चले जाओ वापस और देखो कि कितना वसूल हो के पैसे आए थे बाई साइड में। तो चूँकि हमने मिटा दिया, हमको फिर से ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 43,000 रुपया, याद आया, 2 रियलाइजेशन, है ना। देखो रियलाइजेशन अकाउंट, आप चाहो तो इसमें लिख दो एसेस्ट वाला पैसा है 43,000 रुपये, ठीक है जी। उसके बाद हमने पेमेंट करना शुरू किया। तो रियलाइजेशन अकाउंट में देखो 2 साइड में होगा बैंक, मतलब पेमेंट करना था। तो पेमेंट हमने किया था बाय रियलाइजेशन, किस अकाउंट में पेमेंट किया था? रियलाइजेशन अकाउंट में। और यहाँ पर लिख दीजिए पेमेंट, ठीक है। कितना पेमेंट किया था भाई? 15,000 वो कर्जा वाला। आप कहोगे सर कहीं पर लिखा नहीं है। अरे भाई कर्ज देना है, नहीं लिखा रहेगा तो पूरा देना है। लिखा रहेगा कहेगा इतना छोड़ दो तो इतना छोड़ देंगे, लेकिन नहीं लिखा है तो पूरा देना है। 15,000 ये 1,100 रुपये, ये 16,100 रुपये ये रहा। उसके बाद हमने और पैसे का क्या किया, और पैसे में से इतना इसको दिया, इतना इसको दिया, मतलब जो पैसे थे उसमें से कुछ इसको दिया, कुछ इसको दिया। ये दिखाना पड़ेगा आपको, इतना था, इतना रियलाइजेशन से आया और इतना रियलाइजेशन में पेमेंट हुआ, इतना 7,000 को पेमेंट होगा। तो बाय बीमल को हम पेमेंट करेंगे, बीमल को 17,560 रुपया, बाय श्यामल ये 21,340 रुपया। अब ये पैसा पूरा इक्वल हो जाना चाहिए, रफ़ा दफ़ा इसी को कहते हैं, रफ़ा दफ़ा सफ़ा, ठीक है। तो अगर ये इक्वल नहीं होता है तो कहीं ना कहीं हमने झोल कर दिया, ठीक है। पैसा हम मार लिए, कहते हैं ना मार लिए पैसा। तो फिलहाल तो ऐड करके देखते हैं क्या होता है। इधर ऐड करो, सबसे ईजी है। तो भाई मेरे ये हो जाएगा 0,0,5 55,000, ये 55,000 हो रहा है क्या?
हो तो जाना चाहिए। ये 0 है, ये 0 है, ये 8 1 9 1 10 हो जाएगा, 7 6 13 1 14 1 15, लो 55,000। क्लियर, मौका में बहुत खुश हुआ, बराबर हो गया। ठीक है, समझ रहे। मैंने आपको जर्नल करना सिखा दिया, मैंने आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सिखा दिया, मैंने आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सिखा दिया, मैंने आपको बैंक अकाउंट बनाना। बस एक दो चीज़ें ध्यान में रखना है। ठीक है, कि जो एसेट का सेस डेबिट होता है, कभी भी ट्रांसफ़र होगा तो वो अपोजिट में चला जाएगा। ठीक है, जर्नल एंट्री में, और जिस अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा वो अकाउंट डेबिट में चला जाएगा। ठीक है, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट के वो डेबिट में चला जाएगा। लेकिन समझ रहे हैं मेरी बात को। और उसी तरीके से कर्जदार जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में चला जाएगा। अब इससे पैसा वसूल करना, इसको पेमेंट करना, ये सारा रियलाइजेशन अकाउंट का पार्ट हो गया। ठीक है, बाकी पार्टनर का हिसाब जब हम करेंगे तो रिजर्व फंड पार्टनर का हिसाब है, रिजर्व फंड बांटना है। सिंपली पैसा प्रॉफिट का पार्ट ऑलरेडी रखा हुआ है, पार्टनर कहेगा हमको बांट को, तो इसको कहाँ ले जाओगे। ठीक है, ये रिजर्व फंड या प्रॉफिट में कोई पैसा ऑलरेडी रखा है या लॉस में रखा है तो सीधे पार्टनर को बांट कर, तो पार्टनर को बांट कर देना है। तो अगर आप जर्नल कर रहे हैं तो आपको रफली करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो आपको ये पैसा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में देना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा। अर्थात जिधर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है उधर ही इसको आपको ये लिखना पड़ेगा। अब रियलाइजेशन से चूँकि ये पूरा हिसाब हुआ था तो पार्टनरों को लॉस हो गया, जितना लॉस हो गया यहाँ दिखाना पड़ा, और उसके बाद हमने इसको फाइनल पेमेंट किया। अब बैंक अकाउंट का हमको बैलेंस मिलाना है, तो कितने पैसे थे सब कुछ समझ लीजिए कि सारा पैसा जो हम बेच बाच के लाए थे इसी में रखते जा रहे थे। तो हम देखना पड़ेगा कि सारा पैसा रिटर्न क्लीन हुआ। देखो पहले से 12,000 था, 43,000 रुपये हम वसूल करके लाए। पार्टनरों को हमने बाहरी कर्जदारों को हमने रियलाइजेशन में 16,100 दिया, विमल को 17,560 दिया, श्यामल को 21,340 दिया। ख़त्म। मैंने इस क्वेश्चन में सारी चीज़ें पढ़ा दी आपको। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों तक शेयर करिए और चैनल के साथ बने रहिए। मैं बीकॉम पार्ट 1 के लिए रियलाइजेशन अकाउंट और क्लास 12 वाले बच्चे भी देखते रहिए, आपके लिए भी बेसिक चीज़ें हैं ये। ठीक है, आपको भी पढ़ना है, ये आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में आप बताएंगे कि नेक्स्ट पार्ट आपको कितनी जल्दी चाहिए, इसके लिए आपको बताना है और बताना है कैसा लग रहा है। फिर मैं सोचूंगा कि नेक्स्ट पार्ट में कितनी जल्दी लेकर आ जाऊँ। आपका शेयर बताएगा, आप जितना शेयर करेंगे उतना मेरा हौसला बढ़ेगा और हम आपके लिए मेहनत करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर।